You can raise your hands directly. या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं पांचोतिक चिकित्सा, या जस्ट सुना है बट डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट? तो उस हिसाब से लेक्चर कैरी करेंगे. ओके. चैट बॉक्स में तो लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है या थोड़ा बहुत पता है. So we will try to stick the basic as well as the topic. Okay. But everything cannot be explained in one lecture. As you know, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है लेक्चर. ओके, 2 मिनट और रुकेंगे. नॉट इन प्रैक्टिस. ओके. सो मेरा नाम वैद्य संदेश चौहान है. मैं मुंबई में लास्ट 8 ईयर्स से पांचभौतिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ज़्यादा करके मतलब डे 1 से मैं पांचभौतिक चिकित्सा कर रहा हूँ मेरे प्रैक्टिस में. मैंने पांचभौतिक चिकित्सा चुनने का कारण एक सबसे महत्वपूर्ण रीज़न था. मुझे मल्टीपल ड्रग्स नहीं यूज़ करने थे एक ही पूरी में, और कॉस्ट इफेक्टिव रहना था क्योंकि मुझे मुंबई में प्रैक्टिस करना है. तो हाई रेंटल इश्यूज इज़ द मेन इशू while you are practicing. Okay, just okay. So that was the main issue. Okay, so the thing is मेडिसिन लेस है. कम से कम आप 9 मेडिसिन में भी पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो. मैक्सिमम यू नीड 20 मेडिसिन मैक्सिमम. ओके, बट 9 मेडिसिन में काम हो जाता है प्रतिशत से लेकर कैंसर तक. ओके, एनीथिंग यू कैन ट्रीट अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ नॉलेज. सेकेंड थिंग, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है. आपको हार्डली 1 वीक का मेडिसिन अगर आप डिस्पेंस करते हो ओपीडी से, आपके टेबल से अगर जाता है तो इट कॉस्ट अराउंड 1 रुपी. सो वी आर चार्जिंग राइट नाउ 1000 रुपीज पर वीक. सो 999 रुपीज इज माइन. ओके, एंड द थर्ड थिंग, स्टोरेज. 50-50 ग्राम्स के बॉटल्स में आपका इजीली मेडिसिन आ जाता है. 3-4 महीने तक आराम से पुरता है. सो आई मेड लघु सुचेकर रस इन वे बैक 2016. सो अभी जस्ट एक या 1.5 साल पहले ख़त्म हुआ है मेरा लघु सुचेकर. और उसका क्वांटिटी कितना है? एंड फोर्थ थिंग, आई डाइवर्टेड माई प्रैक्टिस कंप्लीटली टूवर्ड्स पांचभौतिक चिकित्सा इज द डोज. 10 mg is the dose of Laghu Suchekar. 10 mg. Okay, just 10 mg. You can treat from Pratishay to Grahani to hyperprolactinemia. And this is the miracle we can do with the patient. Okay, so we will directly divert to our topic. I will share the screen right away. So screen is visible to everyone? Just say yes or no because I can't see my chat box. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So now I know everyone know about this thing, platelet count. Sorry, actually that line was missing. Dengue and low platelet count according to Panchadik Chikitsa. So again I am introducing myself. I am Vaidya Sandesh Chauhan, practicing in Mumbai, to be particular in Kurla East since 8 years. So name of my clinic is Rasasham Ayurved Clinic. So we are doing this since my wife and me doing this Panchadik Chikitsa. Okay.
सो एवरीवन नो अबाउट व्हाट द टॉपिक इज। लो प्लेटलेट काउंट कितने लोगों ने फेस किया है अपने प्रैक्टिस में, और उसके बारे में आपसे मुझे जानना है कि क्या क्या दिया है आपने मेडिसिन में, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू आर गिवन टिल नाउ, और थॉट प्रोसेस क्या था आपका उसके पीछे। यस, एनीवन? आप बोलते रहेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप सोए नहीं हो, बिकॉज द टाइम इज 3 इन शरद ऋतु। अभी कफ काल भी हो चुका है, ओके, मतलब कफ प्रकोप होगा वाताकाल में। तो क्या देते हैं आप? पपया स्वरस, हाँ, इट्स अ वेरी ये तो, और पपाया लीफ जूस, और उसका टैबलेट्स भी आता है आई गेस। वन ऑफ द मेडिसिन इज प्रिपेयरिंग इट, और बहुत जोर से चलता है। गीलोय सत्व, ओके, ग्रेट, यस। कैरीपिल, यस, दैट वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। कोकोनट वाटर, ओके। आजा दुग्ध, गोट मिल्क, प्लाटेंजा, पतंजलि, ओके, प्लेटेंजा, मनुका, ग्वावा, ओके। So everyone knows the what you are prescribing the medicines to the patient. Vasa Guruchadi Kashay, Suvarna Suchekar, asteroid. So you know the basics, means why you are giving this medicine. Okay? कि सब लोग दे रहे इसके लिए मुझे भी देना है, ऐसा है क्या? You can unmute yourself, हाँ, but don't forget to mute after you have finished. ऐसा है क्या? क्योंकि टॉपिक का कंसेप्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज हाउ यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। अब सुवर्ण सुचेकर अगर पेशेंट को देखे तो देंगे, या वासा गुरुचादी कशे, तो कॉस्टिंग कितना जाएगा? यस और नो? कैलिप्रिल का मुझे कॉस्टिंग नहीं पता है। आजा दुग्धा इज वेरी हार्ड टू फाइंड इन मुंबई, ओके। कोकोनट वाटर ठीक है, मिल जाएगा, बट कार्य कारण भाव क्या है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। कामदूधा सब दे रहे इसके लिए, ओके, नो इशू, टू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। बट आपको क्या लगता है कि प्लेटलेट काउंट कैसे आएगा, क्यों बढ़ेगा इन द्रव्यों से? नो नीड ऑफ मेडिसिन, रेस्ट एंड टाइम इज रिक्वायर्ड, ओके, ग्रेट, दैट्स व्हाट एलोपैथी ऑलवेज सजेस्ट। रस वृद्धि कर, पित्त का उष्णगुण, ओके, दैट दिस आंसर इज मेकिंग सम सेंस टू मी। पित्त का उष्णगुण, ओके, वी हैव टू इंक्रीज कफदोष, कफ का गुण, ओके, कफदोष मतलब कफ के गुण बढ़ाना है, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू improve. So that is a more sensible answer from Dr. Aman Kaur. Okay, so we will jump to direct to our topic. Thank you. Thank you for your answers and being interactive. Okay. Vasanta Kusumakar is a good choice of drug basically. Okay, but we don't use it because of high costing. Okay. चलो अभी एक आउटलाइन देखेंगे कि क्या है, क्या देखना है। व्हाट इज डेंगी, इट्स पैथोफिजियोलॉजी, पांचोतिक एस्पेक्ट क्या है उसके पीछे का, रक्त धातु विचार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस वायरल डिसीजेस। पांचभौतिक संप्राप्ति, चिकित्सा तत्व, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग डेंगी, ओके, एंड मेडिसिन, वो पांचभौतिक मेडिसिन रहेंगे। वी विल सी द कार्य कारण भाव, why you are prescribing those medicines, okay, and what should be the protocol. I don't go with the protocol always because it changes person to person, okay. So this is the outline of today's webinar. So dengue, what is dengue? Everyone knows about it, yes. It's a fever. Dengue fever is a mosquito borne illness in tropical and subtropical areas. Mild dengue fever causes a high fever and flu-like symptoms. The severe form of dengue fever, also called dengue hemorrhagic fever, can cause serious bleeding, a sudden drop in blood pressure, shock, and death. So mostly patient come with this ये वाला डेंगी हिमोरेजिक फीवर के साथ मोस्टली आएंगे पेशेंट, या ये एंटीबॉडीज पॉजिटिव लेकर आएंगे, करेक्ट, वो एक लेकर आते हैं पेशेंट। So everyone knows about it, yes or no?
यस। सो सिम्टम्स क्या है, मैं इसमें ना मॉडर्न में ज़्यादा समय मेरा व्यतीत नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी। तो व्हाट आर द सिम्टम्स? डेंगू फीवर कॉजेज अ हाई ग्रेड फीवर 104 एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स। हेडेक है, मसल बोन और जॉइंट पेन है, नौशिया, वोमिटिंग, पेन बिहाइंड द आईज, swollen ग्लैंड्स एंड रैशेस। अब ये जो पेन बिहाइंड द आईज है, पेरी ऑर्बिटल पेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर और सिम्टम। मतलब ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छा होता है, पेरा ऑर्बिटल पेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको स्टार्टिंग में ही कैच करना है पेशेंट कि ये डेंगी का है कि नहीं, डेंगी पॉजिटिव है कि नहीं, तो यू कैन गो विद दिस। बट ऑलवेज द टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट आर कंफर्मेटरी टेस्ट, ओके। दोज क्लिनिकली अभी हम लोग इसको ये नहीं करते, इस्टेब्लिश नहीं करते, बट ये मतलब क्लिनिकली कर सकते हैं, बट यू हैव टू शो द रिपोर्ट टू द पेशेंट, ओके। क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन रहते हैं और ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट पेरी ऑर्बिटल पेन, दैट इज पेन बिहाइंड द आइज, इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव सिम्टम इन डेंगू। बाद में क्या है कि मोस्ट पीपल रिकवर विद इन अ वीक और सो। इन सम केसेस सिम्टम वर्सन एंड कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। दिस इज कॉल्ड सीवियर डेंगू or dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome. Severe dengue happens when your blood vessels become damaged and leaky and the number of clot forming cells, that is platelets, in your bloodstream drops. This can lead to shock, internal bleeding, organ failure and even death. यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि हेमोरेज क्यों होता है, यू नो द थिंग्स। प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है एंड इट कंटिन्यूसली डिप्लीशन में होता है, ओके। दैट यू नो ऑल दिस, ओके। सो एनीवन इज हैविंग डाउट? एवरीवन नोज अबाउट दिस, राइट? ओके, सम टू आंसर्स आर देयर स्टिल। रक्ततापी, सॉरी, रक्तपित्तहारी चिकित्सा, yes, and Suvarnamali Vasanta, yes. So we will go directly to the Panchautik aspect. So we need more time to elaborate it, okay? Because number of delegates doesn't know about Panchautik Chikitsa, okay? So पांचौतिक विचार we will see। रक्त धातु का पांचौतिक विचार क्या है? जीवन कर्म इन डिटेल। मतलब रक्त धातु का जो जीवन कर्म है ना, मांस, पुष्टि, तुष्टि और जीवन। तो जीवन ये कर्म श्रेष्ठ बताया है ना। जैसे प्रीणन है, जीवन है, स्नेहन है, लेपन है ना, स्नेहन है, गर्भोत्पादन है। ये जैसे हर एक धातु के जो श्रेष्ठ कर्म बताया है, वन ऑफ द टॉप कर्मास एक्सप्लेन बाय आचार्य, उसमें से रक्त धातु का जीवन कर्म ये श्रेष्ठ कर्म है। तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट सेज, ओके। बाद में अवयव उत्पत्ति सिद्धांत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिमोरेज की संप्राप्ति देखनी है हमें। पांचौतिक चिकित्सा तत्व, व्हाट आर द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटिंग दिस डेंगू फीवर एंड पांचौतिक मेडिसिन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। रक्त धातु का पांचौतिक विचार क्या है? यस, तो स्पंदन यानी स्पंदन के लिए टीका में अगर आप देखेंगे सुषु सूत्रस्थान 14 में, ठीक है, तो हर एक का ये दिया है टीका में। स्पंदनम मतलब किम किम चलत्वम। किम किम चलत्वम मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा चलते रहना, फास्ट चलना नहीं, धीरे धीरे। तो स्पंदन की डेफिनेशन वो है जो आपको पल्स लगता है, ठीक है, दैट इज स्पंदन, यू कैन फील दैट, ओके। रागता मतलब ब्लड को कलर आना चाहिए, ठीक है, रस से रंजन होना चाहिए, तो तेज महाभूत की वजह से होता है। स्पंदन वायु महाभूत की वजह से होता है। द्रवता मतलब फ्लूइडिटी, ये आप महाभूत की वजह से होती है। और विस्तृता यानी पृथ्वी, विस्तृता यानी आमगंधित्व, आमगंधित्व, तो ये किसकी वजह से होती है? पृथ्वी महाभूत की वजह से होते हैं। और लघु मतलब टीका में बोला है अगुरुत्व, अगुरुत्व बोला है। लघु मतलब अगुरुत्व, मतलब वो गुरु नहीं होता है,
इसका मतलब एकदम हल्का है ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी हल्का नहीं है, तो वो आकाश महाभूत की वजह से होता है। ओके, क्योंकि आकाश का लघु ये प्राइम गुण है। ओके, अभी आते हैं कि ये प्रवाही धातु है, ऑब्वियसली फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, करेक्ट। ये पित्त से आश्रय आश्रय संबंध रखता है, इसलिए ये साक्षात तेज महाभूत से इन्फ्लुएंस्ड है, अंडर इन्फ्लुएंस होता है तेज महाभूत के। मतलब क्यों? क्योंकि पित्त में वो अग्नि बोला है आचार्यों ने, पित्त दोष ही अग्नि है। ओके, पित्त दोष ही अग्नि है, करेक्ट। तो अगर अगर ये हम लोग बोलते हैं कि पित्त दोष ही अग्नि है, तो अग्नि मतलब पित्त का अगर आश्रय भाव है तो तेज महाभूत का भी डायरेक्टली संबंध आ जाता है रक्त धातु से, या इन्फ्लुएंस उसका ज़्यादा रहेगा। मतलब तेज महाभूत के गुणों की अगर वृद्धि होती है तो रक्त धातु में भी चेंजेस दिखाई देंगे। यस, सो दैट इज हाउ वी आर कोरिलेटिंग। सो अगेन आई एम जस्ट रिवाइजिंग कि द्रवता आप महाभूत की वजह से है ये, क्योंकि गुण बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। किस महाभूत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है रक्त धातु के पांचभौतिक संगठन में, ये आपको मिलेगा शोणित वर्णनीय अध्याय सुषु सूत्रस्थान 14 में। ओके, द्रवता आप महाभूत की वजह से रागत यानी रंजकत्व यानी कलरिंग, ये तेज महाभूत की वजह से आती है। स्पंदन, किम किम चलत्व मतलब थोड़ा थोड़ा चलना, ये वायु महाभूत की वजह से। लघु यानी अगुरुत्वम, ये आकाश महाभूत की वजह से। विस्तृत यानी आमगंधित्वम, तो ये पृथ्वी महाभूत की वजह से। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझे सभी को? अभी आगे जाता है। अब देखिए कि रक्त धातु ये प्रवाही धातु मैंने बोला, मतलब आप महाभूत भी वहां पे है, मतलब द्रव। बट द थिंग इज कि रक्त धातु पे तेज महाभूत का सीधा सीधा असर होता है डेंगू में, ठीक है, डेंगू फीवर में। तो जब भी हमारे पास लो प्लेटलेट्स की संख्या की कमी आती है, मतलब लो प्लेटलेट काउंट आता है, तब क्या होता है, ये किस वजह से होता होगा? तो ये शोधने या भेदने तीक्ष्ण गुण और स्वेदने उष्ण गुण, ये ये दो गुण किसके हैं? तो तेज महाभूत के गुण, ठीक है। शोधने या भेदने तीक्ष्ण गुण और स्वेदने उष्ण गुण। तो ये भेदन और स्वेदन ये क्या है, मतलब कंसेप्ट? तो हिमोरेज मतलब क्या? आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। और यहाँ तक समझा आपको सभी को कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है? यू कैन अनम्यूट डायरेक्टली। तो हिमोरेज हम लोग देख रहे हैं, मोस्टली वी सी पेशेंट्स लाइक दिस। ओके, मतलब स्टार्टिंग में कोई नहीं आता है अपने पास, मतलब मेरे पास तो कभी नहीं आया स्टार्टिंग में कि मेरे को डेंगू हुआ है, वो पूरा सलाइन वगैरह हाइड्रेशन वगैरह करके फिर वो आते हैं कि क्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तब के टाइम आते हैं, या कोई रिलेटिव रहता है तब जाकर आते हैं। डायरेक्टली मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया है। ओके, तो फीवर लेके ही आते हैं पेशेंट, मतलब ज़्यादा करके तब तक फीवर थोड़ा थोड़ा सबसाइड होता है और क्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तब के टाइम आते हैं पेशेंट। तो भेदन करना ये तीक्ष्ण गुण का काम है। तो हिमोरेज यानी ब्रेकडाउन करना उसको, हिमोलाइसिस, तो ये उसका काम है। अब थोड़ा ना बहुत डिटेल में संप्राप्त है, थोड़ा समझ लो। एक मिनट। तो अभी इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपके पास ये पेशेंट आते हैं, ठीक है, तब ये लो प्लेटलेट काउंट, जैसे हम लोग ने बोला कि भेदन तीक्ष्ण है, अब ये रक्त धातु का ही एक कंपोनेंट है प्लेटलेट, ठीक है। अब प्लेटलेट का कर्म क्या है, कोई बताए मुझे, क्या कर्म है? एंटीकोएगुलेंट। एग्जैक्टली, एंटीकोएगुलेंट। मतलब क्या करेगा, एट द साइट ऑफ इंजुरी वो जाएंगे, फटाफट संधान कर्म करेंगे। अपने दृष्टिकोण से क्या है वो? संधान कर्म। अब संधान कर्म करने के लिए कौन चाहिए? आप महाभूत चाहिए। आपको अगर गड्ढे में गड्ढा बुझाना है तो आपको सीमेंट लगेगा, करेक्ट। सीमेंट में क्या लगेगा? सीमेंट पाउडर लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा आपको? पानी लगेगा।
पानी। ताकि आप प्लास्टरिंग या उस गड्ढे को बुझा सकते हो, करेक्ट? या मास्टिक मटेरियल यूज करते हैं गड्ढा बुझाने के लिए रास्ते का, और उसमें पानी लगता है या अन्य स्नेह लगता है, ठीक है? तो इसमें क्या समझे हम लोग कि हमें संधान करने वाली चीज जो थी प्लेटलेट्स, उसका लो होना, यानी रक्त धातु का क्षय हो रहा है या रक्त धातु में उष्णता की वजह से, तेज महाभूत के उष्ण और तीक्ष्ण गुण की वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो हमें क्या करना है कि आप महाभूत के द्रवता, स्निग्धता और श्लक्षणता को बढ़ाना है। ओके, समझ में आया बात? यस और नो? संधान कर्म यस सर। बढ़ाना पड़ेगा ना? यू कैन अनम्यूट। यस सर। यस सर। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल टू ट्रीट एंड अंडरस्टैंड इफ यू गो विथ आर सर एक बार प्रिंसिपल। थोड़ा रिपीट करेंगे? यस यस यस, देखो, लो प्लेटलेट काउंट जब आता है या क्लम कितना रहता है आप सभी को पता है, मलेरिया या डेंगू हो, डेंगू में तो सबसे ज्यादा क्लम रहता है। क्लम मतलब क्या? फटिग। और उसके ऑपोजिट कर्म कौन सा है क्लम के? प्रीणन। करेक्ट? प्रीणन कौन प्रोवाइड करेगा? रस धातु। प्रस्ताव। करेक्ट? अगर रस से अगर रक्त बनता है और रस से ही पोषण लेने वाले, अगर फर्स्ट एंटाइटी ही अगर ये हो गई, गायब हो गई या उसका नाश हो रहा है, तो आगे की एंटाइटी जो भाव पदार्थ है वो बनेगा क्या अच्छे से? नहीं बन सकता। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टंट। एक मिनट हा. मेरे ख्याल से जीवन कर्म हे कुठे चाललंस तू? एक मिनट हा. अरे यार shit. ठीक है, एक एक स्लाइड मिस हो गई है वहां पे, तो मैं बताता हूँ आपको कि जीवन कर्म मतलब क्या है। आपके दृष्टिकोण से क्या है जीवन कर्म? तब आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या है जीवन कर्म आपके हिसाब से? आपने बहुत बार तो पढ़ा है ये सब चीज़ें, प्रैक्टिस में आप कैसे देखते हैं जीवन कर्म को? ब्लड सर्कुलेशन, ओके, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रोवाइड नरिशमेंट, ओके, नेक्स्ट प्लीज। प्राणानुवर्तन, रक्त धातु, ऑक्सीजन, ओके, और रीजनरेशन, ओके, तर्पण, चेंज ऑफ वन फॉर्म टू अनदर, द सेल्युलर मैच्योरिटी मेंटेनेंस, ओके ग्रेट, हाइड्रेशन, न्यू सेल जनरेशन, द थिंग विल गो ऑन, होम्योस्टैसिस, वेरी नाइस, रक्त जीव इति स्थिति, ये भी बोला है आचार्य सुश्रुताचार्य जी ने। ओके, सो वी विल कंसाइज इट, व्हाट इज जीवन कर्म। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक थोड़े से ये देखे थे, मैं बताता हूँ आपको। जीवन कर्म इन डिटेल, अवयव उत्पत्ति सिद्धांत। आप कोई भी अवयव उत्पत्ति उठा लो, हाँ, वो भी सुश्रुत सूत्र स्थान में दिया है 15वें अध्याय में। कोई भी आप ले लो, कोई भी, आपको क्या मिलेगा? रक्त से, रक्त के बिना आपका कोई ऑर्गन बनता है क्या? मुझे बताओ। जीवा, वृषण, हाँ, बाद में फुफ्फुस है, यकृत है, वृक्क है, रक्तमेध प्रसादात वृक्क, यकृत शोणितजव, शोणितफेन प्रभावात फुफ्फुस, हाँ, ये कफ और रक्त धातु से बनती है। आंत्र, उद और बस्ती, ये भी कफ और रक्त धातु से बनते हैं, कफ दोष और रक्त धातु से। ठीक है, हृदय ये शोणित में कफ प्रसाद भी बोला है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। मतलब रक्त धातु के बिना कोई अवयव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर वो सीवियर जो क्लम आ रहा है ना पेशेंट को डेंगू में, तो क्यों आता है पता है क्या? रक्त धातु पे जैसे ही असर हो जाता है ना, तो विदग्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो वो जो अनुष्ण गुण है रक्त धातु का, वो उष्ण गुण में परिवर्तित होता है, और उष्ण गुण में अगर परिवर्तित होता है तो हिमोलाइसिस तो दिखेगा ही आपको, डेफिनेटली दिखेगा। बट द थिंग इज कि इसमें मतलब यही विदग्ध
रक्त धातु से बाकी अवयवों का पोषण हो रहा है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ बिहाइंड दिस क्लम। क्लम मतलब सिर्फ शारीरिक क्लम नहीं है, वो इंद्रियों का क्लम है, उस अवयवों का क्लम है। दे आर नॉट फंक्शनिंग एट द पीक। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? दे आर नॉट एट देयर पिक लेवल बिकॉज ऑफ विदग्ध रक्त धातु की वजह से उनका पोषण हो रहा है, नरिशमेंट हो रहा है। अब जीवन कर्म मतलब क्या है? अभी मुझे बताओ, आपके पास किडनी फेलियर का पेशेंट आता है, एक साइड का किडनी डैमेज है, या ग्लाउकोमा का पेशेंट आता है, ग्लाउकोमा की वजह से उसका एक आँख का दृष्टि चला गया, ओके, विजन लॉस हो गया है, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, बोथ आई गॉन एट द एज ऑफ 36, जैसे मेरे डैडी का है, ठीक है, या ग्रे हेयर है, सपोज मेरे ग्रे हेयर है या बेयर के, ओके, मुझे चश्मा भी है, ओके, या मेरे दांत बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं, कैविटी बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन है, ओके, या मेरा हार्ट फंक्शनिंग इजेक्शन फैक्टर बहुत ख़राब है, या उसमें क्लॉट्स सॉरी ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है, सो इट्स नॉट फंक्शनिंग एट इट्स पिक, ओके, या मेरा ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल का, यस, वेरिकोज वेन्स है मुझे। सो अब ये वेरिकोज वेन्स के वॉल्स हो, वेन्स के वॉल हो, ग्रेट सिफानस वेन के, या आपके ट्राइकस्पिड वॉल हो, या आपका किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसका प्रॉब्लम हो, या कैल्सिफिकेशन हुआ है किडनी का, इसका मतलब जीवन कर्म मतलब क्या कि वो जो ऑर्गन है आपके शरीर में, आपके एज के हिसाब से उसका भी एज होना चाहिए। किडनी फेलियर मीन्स इट दैट किडनी इज अराउंड 80 years of old in 36 year of that patient. Are you getting this concept? This is nothing but the जीवन कर्म। जीवित रखना है ना खुद को, यस और नो? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या? हाँ सर। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ज्यादा? नहीं सर, नहीं। सो द थिंग इज कि जीवित रखना मतलब खुद को एक क्या बोलते हैं, एक अप टू डेट रखना, या समय के हिसाब से सभी ऑर्गन्स मैच्योर होने चाहिए। आफ्टर 60 हेयर शुड बी ग्रे, ओके, दांत गिरने बाद में चाहिए 60-70 साल के बाद। अगर पहले गिरते हैं मतलब अस्थि धातु का जीवन कर्म बराबर नहीं है, धारण कर्म नहीं। सभी धातुओं का जो जो फंक्शन है ना, ये जीवन कर्म के बिना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना। जो भी टॉप मोस्ट उनके क्वालिटीज़ है या कर्म है, वो रक्त धातु के जीवन कर्म के बिना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान ध्यान में रखना। अकली नको मतलब अकाली नको, ओके, अकाली। यस यस। सो मतलब बिफोर टाइम इट शुड नॉट मैच्योर्ड, और खराब नहीं होने चाहिए। दांत भी हो तो भी प्रॉब्लम है, आपके ग्रे हेयर है तो भी प्रॉब्लम है, उस समय के हिसाब से होना चाहिए सब, तो उसको जीवन कर्म बोलते हैं। उसमें निरंतरता जो होती है उसको जीवन कर्म बोलते हैं। जैसे 28 दिन के बाद स्किन पील ऑफ होने वाली है, द डे शुड बी 28 और 27 ओनली, उसके बाद शेड ऑफ होके नया स्किन आएगा, यही होना चाहिए। आरबीसीज 120 डेज का लाइफ स्पैन है, 120 डेज के बाद अभी मैं बात कर रहा हूँ तो नए आरबीसीज फॉर्म हो रहे हैं, लेक्चर खत्म होगा तब भी नए आरबीसीज फॉर्म हो रहे हैं, और बहुत सारे आरबीसीज जा रहे हैं स्प्लीन में, जाकर हीमोलाइसिस हो रहा है उनका। तो ये जीवन कर्म है, निरंतरता, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जीवन कर्म अगर आपको समझना है, वो यकृत और मूत्रपिंड जो 20 के स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं, डेफिनेटली और डिटेल में। वो स्लाइड एक्चुअली मिस हो गया मेरा यहाँ से। तो ये है हिमोरेज के पीछे की संप्राप्ति। तो जीवन कर्म हैम्पर होता है, इसीलिए इतना सीवियर क्लम मलेरिया या बाकी फीवर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेंगू में रहता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखेंगे उसके, ये समझा है सभी को टॉपिक? जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। या ऐसे कभी सोचा नहीं इस तरीके से? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था।
So we can treat dengue also. Just because it's viral, that's why we have ample of chance to treat. Okay? तो अभी पांचोदिक चिकित्सा तत्व देख लेंगे. ओके, चलो. हाँ, यस पंकज जी. हाँ, तो चिकित्सा तत्व क्या रहेगा? बेसिक है. क्या रहेगा? सिंपल है. बीज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुणों को कम करना है. आप महाभूत के स्निग्ध गुण को बढ़ाना है. ओके. स्निग्ध द्रव और श्लक्ष्ण गुण को बढ़ाना है. बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या बहुत? एक मिनट. तो आप महाभूत के स्निग्ध द्रव और श्लक्ष्ण गुण की वृद्धि करना है. रक्त धातु की स्थिरता को प्रदान करना है. स्थिरता मतलब क्या? मतलब उसमें जीवन कर्म करने लायक उसको रखना है. इसका मतलब जो विदग्ध रक्त हुआ था, उष्ण गुण बहुत बड़ा था, उसको फिर से अनुष्ण करना है. तो यू विल नीड शीत गुणात्मक ट्रीटमेंट. ओके, जैसे किसी ने आंसर दिया था यहाँ पे कि हमें ये करना है रक्त पित्तहारी चिकित्सा. यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, बट इन पांचभौतिक मैनर. ओके. और फोर्थ इज कीटक दंश प्रभाव कम करने के लिए आगत का प्रयोग. ये करना होगा आपको, क्योंकि आगंतुज हेतु है, तो वो करना पड़ेगा आपको. अभी देखते हैं आगे. तो पांचभौतिक चिकित्सा में तेज महाभूत को अगर कम करना है तो हम उसे हमेशा कहते हैं कि उष्णता की चिकित्सा करनी है. उष्णता की चिकित्सा, करेक्ट. और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल मेडिसिन रहता है हम लोग का, परिपाठादि काढ़ा, रजनी योग और श्वदंशादि गुगुल. आपको मैं बता दूं कि परिपाठादि काढ़ा हम लोग सांडू कंपनी नहीं तो पाटनकर फार्मेसी का यूज़ करते हैं. बट अब इसका जो काल है बहुत इंपॉर्टेंट है. औषध सेवन काल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट aspect of पांचोदिक चिकित्सा. That's why we are getting such wonderful results in low dosage. अभी इसका क्वांटिटी कितना रहेगा? 10 ml विथ 5 ml ऑफ श्रुतशीत जल, मतलब उबालकर ठंडा किया हुआ पानी. ओके, श्रुतशीत जल. ओके. परिपाठादि काढ़ा 10 और 2 बजे श्रुतशीत जल के साथ, उबालकर ठंडा किया हुआ पानी के साथ. रजनी योग कितने बजे देना है? 10:30 और 2:30 बजे. क्यों गैप रखा है मैंने? क्योंकि आधे घंटे का तो गैप होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का अलग अलग है. क्या बोलते हैं उसे, कार्मुकत्व अलग अलग है, इसीलिए. तो 10:30 और 2:30 बजे रखा है मैंने सादे पानी के साथ. अब इसमें जो रजनी योग यानी हरिद्रा और शुद्ध सुवर्ण गैरिक की पाउडर रहती है. ओके, शुद्ध सुवर्ण गैरिक और हरिद्रा की पाउडर. और उसमें जस्ट अ मोमेंट. हाँ, और उसके बाद ये जो ये है समभाग रहता है. एक मिनट. हरिद्रा और गैरिक, शुद्ध स्वर्ण गैरिक की पाउडर रहती है, उसको समभाग हम लोग लेते हैं. और हरिद्रा क्वाथ की 3 भावनाएं देते हैं. ठीक है, आतप शुष्क करते हैं, बस दैट्स इट. और वही हम लोग यूज कर रहे हैं. ये कौन कर रहा है? हाँ प्लीज, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ये मत करो ऐसा है. यूज मत कीजिए प्लीज.
तो हाँ, तो परिपाठादि काढ़ा 10 और 2 बजे या रजनीयोग 10:30 या 2:30 बजे क्यों दिया है? क्योंकि ये पित्त का काल है। वयो अरत्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगा क्रमात, ऐसा एक श्लोक है आचार्य वाग्भट्टाचार्य जी का, है ना। तो उसमें क्या बोला है? ते अंत मध्या दिगा क्रमात, मतलब क्या? वात पित्त और कफ दोष डोमिनेंट होते हैं इन कालों में। करेक्ट? कौन से? 6 to 10, मॉर्निंग 6 AM to 10 AM एंड 6 PM to 10 PM। ओके, सेम लाइक कि 10 AM to 2 PM पित्त में है और 10 PM to 2 AM मॉर्निंग 2, तो वो भी पित्त काल है। वैसे ही मतलब जो 12-12 घंटे का डिवाइडेशन है, 2 to 6 वात काल है, मॉर्निंग में भी 2 to 6 वात काल है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ये 10 और 2 बजे क्यों देते हैं? क्योंकि 10 बजे आप सोचिए कि जो कफ दोष है वो भी लो लेवल पे रहेगा और पित्त दोष मतलब 0 लेवल पे रहेगा और पित्त दोष भी 0 लेवल पे रहेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद वो धीरे धीरे बढ़ेगा। 12-12:30 बजे हमें भूख लगती है और 2 बजे फिर से वो उसका डोमिनेंस कम हो जाता है, फिर 2 से वातकाल चालू हो जाता है। अब कफ दोष मतलब पृथ्वी प्लस आप महाभूत और तेज पित्त दोष यानी तेज महाभूत। तो तेज महाभूत के गुण डायरेक्टली हमें कम करने हैं, इसीलिए सुबह 10 और दोपहर 2 बजे शुद्धशीत जल के साथ ये दिया है परिपाठादि काढ़ा। ओके, इसका जो रोगाधिकार है वो चिकन पॉक्स और मिजल्स में देने के लिए कहा है, बट उष्णता कम करने के लिए बहुत अच्छा उपयोग होता है इसका, और ये रक्त धातु पे डायरेक्टली काम करता है। ओके, यकृत पे खास करके। बाद में रजनी योग में जैसे मैंने कहा कि हरिद्रा प्लस शुद्ध सुवर्ण गैरिक है 10:30 और 2:30 बजे, तो वो भी पित्त दोष का या तेज महाभूत का उष्ण तीक्ष्ण गुण कम करने के लिए है। श्वद्रंशादि गुग्गुल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन दिस डेंगू फीवर ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप है ना, यहाँ पे मैंने 6-10-2-6 लिखा है, बट आप व्यानुदान भी दे सकते हो, आप 1 आवर्ली दे सकते हो, आप हाफ आवर्ली भी दे सकते हो आधे घंटे के बाद, बट धनिया पानी के साथ देना पड़ेगा। ये क्या करता है? मूत्रपिंड के ऊपर तो जाकर काम करता ही है, रक्तमेद प्रसादात रुक्कव, तो रक्तमेद प्रसादात रुक्कव ऐसे ये बोला है रुक्क की अवयव उत्पत्ति में। तो रक्त धातु और मेद धातु, तो मेद धातु क्या करेगा? प्रोवाइड स्नेहन करेगा, ठीक है, स्नेहन प्रोवाइड करेगा, और रक्त धातु तो जीवन कर्म कर रहा है। एग्जैक्टली तो अभी मुझे दोनों में भी या सप्त धातुओं में ये ऐसा मेडिसिन है श्वद्रंशादि गुग्गुल, तो सप्त धातुओं में आप महाभूत को बढ़ाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू राइट, यू कैन राइट इट डाउन। श्वद्रंशादि गुग्गुल ये जो मेडिसिन है पांचभौतिक चिकित्सा में जो यूज करते हैं, तो उसमें पानी बढ़ाने की ट्रीटमेंट है। जब आप 50 mg, मैं मिलीग्राम बात कर रहा हूँ, मिलीग्राम 50 mg अगर आप मेडिसिन देते हो तो यू आर जनरेटिंग अराउंड 300 to 400 ml वाटर, ओके, इन योर बॉडी। इतना उसका कार्मुकत्व है। और ये आपा जी ने ही नहीं, मतलब अभी हम लोग भी क्लिनिक में देख रहे हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे डेलीगेट्स हैं पिछले बैच के, इन सभी लोगों ने इसका अनुभव लिया है श्वद्रंशादि गुग्गुल का। ये पांचभौतिक चिकित्सा का अमोघ अस्त्र है। यू कांट गो विदाउट दिस मेडिसिन इन पांचभौतिक चिकित्सा, इट्स अ मिराक्युलस ड्रग बेसिकली। सो मैंने 6-10-2-6 क्यों लिखा है? क्योंकि 6 और 6 बजे मुझे कफ दोष में से आप महाभूत को बढ़ाना है, बिकॉज कफ दोष ये पृथ्वी प्लस आप महाभूत से बनता है, तो मुझे आप महाभूत को बढ़ाना, इतनी ही मेरी ज़्यादा करके ट्रीटमेंट है जब मैं डेंगू फीवर ट्रीट कर रहा हूँ या उसके कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट कर रहा हूँ या हीमोरेज ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6-10-2-6, 6 और 6 बजे मतलब मॉर्निंग 6 AM एंड 6 PM को मैं क्यों मेडिसिन दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे कफ दोष में से आप महाभूत को बढ़ाना है। और 10 और 2 बजे क्यों दे रहा हूँ मैं? आप महाभूत का जो शीत गुण है वो डायरेक्टली कम करेगा तेज महाभूत के उष्ण और तीक्ष्ण गुण को। इसीलिए मैंने 6-10-2-6 ये धनिया पानी के साथ मेडिसिन दिया है। और एक चीज़ क्या होती है श्वद्रंशादि गुग्गुल से, मूत्र का जो पांचभौतिक संगठन बताया है डल्लनाचार्य जी ने, वो शिखी अम्बुना बताया है।
मतलब शिखी यानी तेज महाभूत और अम्बु यानी आप महाभूत। तो तेज और आप महाभूत से मूत्र बनता है। तो जब भी डेंगू फीवर में आप देखेंगे कि यूरिन जो रहता है बहुत ज़्यादा उस ज्वरोष्मा की वजह से बहुत ज़्यादा येलोइश होने लगता है और पेशेंट कैन फील दैट बर्निंग सेंसेशन। तो उसमें मतलब क्या है कि क्षारीयता, क्षार धर्म यानी टॉक्सिन्स यानी उष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसको कम करना है तो हमें श्वेत औषधि गुगुल लगेगा, क्योंकि ये मूत्रपिंड के ऊपर जाकर काम कर रहा है। वहाँ की द्रवता बढ़ रहा है, इसका मतलब वो डाइल्यूट कर रहा है। इसी का मतलब आप महाभूत का शीत गुण, द्रव गुण, स्निग्ध गुण, श्लक्ष्ण गुण काम कर रहा है। सो आप जब भी मेडिसिन देंगे, कौन से काल में दे रहे हो और क्यों दे रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन यू हैव टू नो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू आर, जो मैंने 3 मेडिसिन लिखे हैं ना, यही मेडिसिन आपको मेरे हर एक केस पेपर पे या पांचों जितने भी प्रैक्टिशनर हैं अभी इस परिसंवाद में भी अभी जो चर्चा चल रही है, आपको हर इसके बिना आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। इसके एक तो अपोजिट रहते हैं, नहीं तो इसके सेम रहते हैं। एक तो पपा का रयो श्व बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो फिर फल, वरांगक और हरलू रहता है। 2 ही है। ये बेसिक मेडिसिन है क्योंकि ये यकृत, प्ले और मूत्रपिंड के लिए जाता है। उसके बिना ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती, जो अपना आने वाला टॉपिक है 20 तारीख से, जो डिटेल में बताने वाले हैं 8 दिन के लिए। वही तो मेन टॉपिक है कि यकृत, प्ले, मूत्रपिंड के ऊपर जाकर ये कैसे काम करते हैं और उनका रोल क्या है। अभी हम लोग डेंगू फीवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये मेडिसिन दिया है। अब जब ज्वर में प्लेटलेट कम होने के बाद, ज्वर कम होने के बाद और प्लेटलेट की संख्या थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है आपकी, तब आपको व्याधि पूर्व बलधानार्थ, मतलब व्याधि के पूर्व जैसा रुग्ण का बल था, उसको अगर आपको प्राप्त करना है तो विद्रुम किट्ट, विद्रुम यानी प्रवाल पिष्टि और किट्ट यानी मंड्रू भस्म, तो 1:4 प्रपोर्शन में देते हैं ये। तो प्रवाल क्या करता है, ये जलीय और प्राणिज है। जलीय यानी उसकी वाटर बॉर्न प्राणिज द्रव्य है ये, ओके, एनिमल ओरिजिनेटेड है और वाटर बॉर्न है, समंदर के तल के नीचे से आता है और वृद्धि होती है। इसका मतलब उसमें आप तत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और किट्ट है यानी मंड्रू भस्म। तो मंड्रू क्या करता है, रक्त धातु को स्थिरता प्रदान करता है। क्यों, मंड्रू ये खनिज है, ओर है ना, आयन ओर है वो, तो नीचे रहता है, जमीन के नीचे रहता है। और मंड्रू हम लोग को कैसे कलेक्ट करने के लिए बोला है, 60 ईयर्स to 100 ईयर्स का जो पुरानतम मंड्रू रहेगा, वो मंडूर हमें चाहिए चिकित्सा के लिए, उसको शुद्ध करके लेते हैं। अगर 60 से 100 साल अगर वो नीचे है, जमीन के नीचे, तो ऑटोमेटिकली उसका पचन भूगर्भ से ही होकर आ रहा है, तो हमें अलग से ये करने की जरूरत नहीं है। बट गोमूत्र और त्रिफला में तो भी हम लोग शोधन करते हैं इसका भंगुरत्व आने के लिए, और फिर भस्म हो जाता है उसका। तो ये है विद्रुम किट्ट, मतलब प्रवाल पिष्टि प्लस 1 पार्ट ऑफ प्रवाल पिष्टि प्लस 4 पार्ट ऑफ मंड्रू भस्म। ये आपको दूध के साथ देना है। दूध के साथ मैंने क्यों बोला, क्योंकि दूध ये रस धातु को बढ़ाएगा, प्रवाही है, जैसे मैंने बोला कि रक्त धातु प्रवाही है, और दूध ये मधुर मधुर शीत है। तो हमें एग्जैक्टली ऐसा ही कोई मेडिसिन चाहिए जो मधुर मधुर शीत हो, जो रक्त की जो विदग्ध अवस्था है उसको अगर आपको दूर करना है तो ये वाला मेडिसिन आपको लगेगा। और अनुपान एकदम आपका सटीक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये पिछले वाले जो मेडिसिन है उससे जो अग्निमांद्य वो भी दूर हो चुका है। अब आपने देखा होगा कि डेंगू के फीवर में ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि तेज महाभूत बढ़ रहा है, बट अग्निमांद्य तो रहता है क्या पेशेंट में, येस और नो, येस और नो? यस मैम, यस सर, रहता है। आपने देखा है ना, आपने नोटिस किया है क्या उसमें आपके अग्निमांद्य मतलब क्या है, किस वजह से होता है अग्निमांद्य? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अग्निमांद्य क्यों होता है जनरली बताइए। जैसे आर्षा अतिसर ग्रहणी में होता है अग्निमांद्य, क्यों होता है? आम की वजह से। एग्जैक्टली तो हमें ज्यादा करके यही पता है कि आम की वजह से, आम दोष की वजह होता है। बट अग्निमांद्य 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा है,
संतर्पणजन्य जो अंजुम मैडम ने अभी बताया, करेक्ट। और दूसरा अपतर्पणजन्य अग्निमांद्य रहता है। जैसे तेज महाभूत इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि अभी दोषों का तो पाक हो गया, धातु का भी पाक हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, आपने चूल्हे में लकड़ियाँ डाली है, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ डालेंगे, अगर उसमें आकाश का अवकाश यानी स्पेस एलिमेंट नहीं रहेगा तो चूल्हा जलता है क्या? कैन यू बर्न दैट? यस। बहुत सारी नो। लकड़ी आपने जैम ओ, पैक करके रखी तो जलेंगी क्या? नहीं। करेक्ट, मतलब वो आमदोष हो गया। करेक्ट। और आपने अब स्टॉक था लकड़ियों का, ठीक है, अब वो खत्म हो गया है, अब आग चलती ही रहेगी क्या विदाउट लकड़ियां? नहीं सर। इसका मतलब वो अपतर्पण अग्निमान्य हो। तो हमें हमारे दिमाग में एक ही रहता है कि अग्निमान्य संतर्पणजन्य रहता है, नहीं, अपतर्पणजन्य अग्निमान्य भी रहता है। इसका रेफरेंस आपको गृहिणी चिकित्सा चरक चिकित्सा स्थान 15 में मिलेगा। उपवास रूपी अग्निमांद्य आता है, उपवास से अग्निमांद्य आता है, ये ध्यान में रखो। अभी ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मतलब अन्ना हजारे देखिए, जो महाराष्ट्र के एक नेता है, लोकपाल बिल का जब हुआ था 2014 में, कितना 14 या 15 दिन थे वो अनशन पे। तो भूख नहीं लगती है, तुरंत खा नहीं सकता इंसान, इसीलिए पानी पिलाते ना उनको, जूस या शरबत पिलाते। खाना क्यों नहीं देते उनको? जूस ही क्यों पिलाते? क्योंकि आप महाभूत से प्रीणन कर्म की अपेक्षा है। आप जब बहुत ज़्यादा जोर जोर से दौड़ते हो तो क्या करते हैं, सडनली एकदम पाल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं आपके। अगर आप हैबिचुअल रनर नहीं हो या एथलीट नहीं हो या जिम वर्कर नहीं हो और आप सडनली दौड़ते हो ट्रेन पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए या जो भी चीज़ के लिए, सडनली आपके पैर में क्रैम्प आ जाते हैं, पेट में एकदम ऐसा क्रैम्प आ जाता है, और मुंह सूख जाता है, पाल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना? यस। ये क्यों होता है? अचानक से आपने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी और आप महाभूत का अचानक से क्षय हो गया। तो आप क्या करेंगे? खाएंगे या पानी पिएंगे या ग्लूकोन डी पिएंगे? क्या करेंगे आप? ग्लूकॉन डी पियेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ग्लूकोन डी पिएंगे। वो भी पाउडर नहीं खाएंगे हम लोग, पानी में डाल के पिएंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत अगर चाहिए आपको प्रीणन कर्म करने वाला एक ही महाभूत है, आप महाभूत। इसीलिए विद्रुम कीटक को बहुत ज़्यादा क्लम आने की वजह से उन इंद्रियों में, क्योंकि रक्त धातु से ये हर अवयव की उत्पत्ति है, और रक्त धातु अभी अनुष्ण से उष्ण हुआ था, तो उसको फिर से अनुष्ण करने के लिए, उस उष्ण गुण को कंट्रोल में लाने के लिए दूध के साथ विद्रुम कीट देना है। मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अनुपान। उससे उसका गामित्व, मतलब कौन से स्टेशन पे गाड़ी अपनी जानी चाहिए वो, या कौन से गुण को टैकल करना है, वो डिसाइड होता है, कौन से गुण को कम करना है। क्योंकि पांचोतिक चिकित्सा इस हेतु विपरीत चिकित्सा, और हेतु अगर आपको कम करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, गुणों को जानना पड़ेगा, गुणों के जो कर्म है उनको समझना पड़ेगा। तो व्याधि पूर्व बलधानार्थ विद्रुम किट्टा आपको देना है। और रजनी योग 10-2, जैसे मैंने कहा था कि कीटक दंशजन्य है, आगंतुक हेतु है, तो उसको परिणाम अगर दूर करना है तो हरिद्रा जैसा बेस्ट मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो आपको 10 and 2 अगेन, प्लीहा, प्लीहा ये रक्त का घर कहा गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यकृत प्लीहा और मूत्रपिंड के टाइम। प्लीहा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बट प्लीहा ये रक्त धातु का घर है, प्लीहा ये ग्राही अवयव है। ठीक है, स्प्लीनोमेगेली वगैरह सुना है ना आपने? तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हिमोलाइसिस होता है, इसीलिए आपको ये जो जीर्ण ज्वर है वहाँ पे प्लीहा वृद्धि दिखाई देती है। तो घनता बढ़ जाती है प्लीहा की, उसमें घननाद या पार्थिवनाद आने लगते हैं जब हम लोग उदर परीक्षण करते हैं। तो उसको व्याधि पूर्व रखने के लिए उस प्लीन को या प्लीहा को 10 और 2 बजे, और रक्त धातु को निर्विष करने के लिए आपको ये देना पड़ेगा आदत। अब यहाँ पे भी मैंने विष प्रयोग अगर आप देखेंगे सुश्रुत कल्पस्थान में जो 7 वेग बताए हैं विष के, रक्त धातु के बिना संभव है क्या? नहीं संभव है। रक्त धातु में ही ये परिणाम होता है ना उसका, अगर ये क्या बोलते हैं विष का, फिर वो ओज को नष्ट करता है ना?
तो इसीलिए रक्त धातु को पकड़कर ही आपको आगत का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसका बहुत सुंदर मेडिसिन है पांचभौतिक चिकित्सा में, रजनी योग, हरिद्रा और गैरिक का संयोग। आप देखो गांव में ट्राइबल एरियाज में ये लोग मट्टी लगाते हैं, कुछ काटा ना तो मट्टी लगाते हैं। आप देखो, मैंने सुना है इस बारे में, वो लोग मट्टी लगाते हैं, नहीं तो वल्मीक मृत्तिका लगाते हैं। वल्मीक मृत्तिका मतलब ये चींटियों का जो घर रहता है उसकी मट्टी लगाते हैं। तो गैरिक तो साक्षात पृथ्वी है, और हरिद्रा तो विषनाशक बताया ही है, योषित प्रिया बताया है, रक्त के ऊपर डायरेक्ट जाकर काम करती है हरिद्रा। तो इसीलिए रजनी योग का प्रयोग रक्त धातु के विष मतलब विष का संबंध पकड़कर अगर प्रयोगार्थ कंटिन्यू करना है आपको विद्रुम कीट के साथ। तो दिस इज हाउ यू विल मैनेज द डेंगू फीवर। अभी लास्ट डिस्कशन जब हुआ था तो वैद्य तिरमारे सर और वैद्य मंजिरी मैडम ये लास्ट टू लास्ट बैच के डेलीगेट्स थे हमारे, ठीक है। बट वो सीनियर प्रैक्टिशनर है, अराउंड 15 years दे आर प्रैक्टिसिंग। एंड वैद्य तिरमारे सर ये तो सर्जन है बेसिकली, उनका इतना विश्वास बढ़ गया इस पांचभौतिक चिकित्सा से, तो उन्होंने एक नया इमर्जिंग कंसेप्ट लेके आए, वो है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर वो लेक्चर अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो वायरल इन्फेक्शंस उन्होंने तेज वायु आकाश की संप्राप्ति मानी है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है और सेल्फ लिमिटिंग है, ओके। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज नथिंग बट पृथ्वी प्लस आप महाभूत। फाउल स्मेल आना या बहुत दिनों तक वहाँ पे पड़े रहना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, ठीक है। पाक होना, दोनों में पाक होता ही, बट इसमें जल्दी होता है वायरल इसमें, और चला भी वैसे ही जाता है। विसर्प देखो, चला भी वैसे ही जाता है। और मॉडर्न मेडिसिन आल्सो सेइंग दिस कंसेप्ट कि डेंगू फीवर में हाइड्रेट रखो पेशेंट को, यस। तो तिरमारे सर ने तब भी बोला था कि हाइड्रेशन करेंगे तो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, दैट इज ओनली द ट्रीटमेंट दे आर हैविंग इन एलोपैथी। कीप ऑन हाइड्रेटिंग द पेशेंट, कंटिन्यूसली ड्रिप लगाएंगे वो सलाइन, तो दैट इज व्हाट दे आर हैविंग। बट if you are possible to if you get chance to treat this kind of patient, you will get a good confidence, okay. So this is my WhatsApp number. We are coming with the webinar, that is the 3 pillars of panchbhautik chikitsa, that is yakrut, pliha and mutrapinda. Around 20th October it will be starting, okay. So and if you want some more information about this, if you don't know anything about the panchbhautik chikitsa, then you can go through this channel also, that is Rasashivam Panchbhautik Chikitsa. You will get ample of lectures, number of lectures over there, okay. So if you have any doubt, any query, you can ask. सर आपण सारिवा मंजिष्ठा नाही वापरलं, अनंता सारिवा वापरू शकतो, 100% वापरू शकतो, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अनंता और सारिवा। एक्सक्यूज मी सर, यही द्रवता बढ़ाने के लिए हेलो, जो हम यूज करते हैं वही बताते हैं। अब हेलो। पुणे में मंजरी मैडम ने या बाकी लोगों ने ये यूज किया है जिंगी शारदी, हम लोग जिंगी शारदी बोलते हैं उसको, ठीक है। अनंता सारिवा वो भी हेलो। द्रवता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है मेडिसिन। हेलो, हाँ, यस। आयटीपी मध्ये काय करू शकतो आपण? नहीं Idiopathic- प्लीज be specific with this topic. We will be getting ample of queries other than this, but we don't want to get into that. You have to Hello, sir. speak similar way. हॅलो Okay. सर. Yes. हॅलो. हाँ, हॅलो सर. हा, मी सांगली जिल्ह्यातून बोलते. माझ्या मिस्टरांना 2 वर्षापूर्वी डेंग्यू झाला होता हाँ, आणि मोस्ट हिमोरेजिक डेंग्यू, मग लिव्हर इम्पॅक्ट पण झाला होता. एचजीओटी Yes. 6,500 झाल्या होत्या आणि पोस्ट डेंग्यू त्यांना न्यूरोजेनिक युरिनरी ब्लॅडर कॉम्प्लिकेशन झालं, ते अजूनही आहे. मग याचा काय उपयोग होईल, म्हणजे कितपत डेफिनेटली होईल? डेफिनेटली। देखो उनका क्वेश्चन ये है, इफ पॉसिबल ट्राई टू स्पीक और आस्क योर क्वेरी इन हिंदी। सो नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम नॉर्थ ऑल्सो, सो इट्स काइंड रिक्वेस्ट। सो व्हाट शी आस्क मी बेसिकली कि
हेमोरेजिक सीवियर डेंगू फीवर था उनको, हेमोरेजिक था, एंड SGOT was 6,500 at that time 2 years back. He was diagnosed, her husband was diagnosed severe hemorrhagic dengue, and this SGOT 6,500 और न्यूरोजेनिक ब्लैडर AGPT डेवलप हुआ और हाँ और सर AGPT 2500 था हाँ और तो एक्यूट हे पैरासिटामोल ड्रग पॉइजनिंग विथ हिमोरेजिक डेंगू, एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, ऐसा डायग्नोसिस था। यस, मतलब यहाँ पे पैरासीटामोल है तो इसने विष के जैसे काम किया है। यस, और डेंगू का इम्पैक्ट भी अभी ज्यादा था। अभी ना थोड़ा सा आप देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि सभी को मैंने बोला था कि अवयव उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, नाउ शी इज हर हस्बैंड इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। न्यूरोजेनिक ब्लैडर डेवलप हुआ है, वो किससे होता है? ये जो ब्लैडर की डेवलपमेंट ऑफ ब्लैडर इज मूत्राशय। तो मूत्रपिंड आंत्र, गुदा और बस्ती ये किससे डेवलप होते हैं? कफदोष और रक्त धातु से। तो रक्त धातु जब विदग्ध होता है तब यहाँ तक कंडीशन आ जाती है, ये ध्यान में रखना। इम्पेयर्ड हो रहा है ना फंक्शन अभी उसका, यस तो आपको यही ट्रीटमेंट मतलब श्योर ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए ऐसे केसेस में। सर, बहुत ट्रीटमेंट किया है। श्योर भी दिया है क्या? 5 भौतिक भी दिए है, हाँ। हे पंचकर्म तर भरपूर झालेत, पण अजून एकदा नाही आपण काही. डिस्कस करूया ना. ओके, सेल्फ कॅथेटरायझेशन करायला लागतं. हा सेल्फ कॅथेटरायझेशन करायला येस लागतं. येस 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 न्यूरोजेनिक ब्लॅडर मध्ये प्रॉब्लेम होतो तो. हा, अंडर ऍक्टिव्ह आहे. बट हम लोग बात करेंगे और मैडम के केस के बारे में भी डेफिनेटली, मतलब 2 महीने के बाद डेफिनेटली बात करेंगे. ठीक यहाँ है. पर मैडम उत्तर बस्ते का बहुत बढ़िया रोल रहेगा। सर, उत्तर बस्ती भी बहुत किए हैं. आई हैव माय ओन पंचकर्म क्लिनिक. आई हैव डन नहीं श्योर कितने काल तक दिया था मैडम आपने? 3 महिने घेतलं होतं. अनिरुद्ध 3 कुलकर्णी महीने से सर नहीं होते होगा ना, वो. अनिरुद्ध कुलकर्णी सर. 3 महीने से नहीं होगा, सिर्फ आपको श्योर देना पड़ेगा, विद्रुम किट देना पड़ेगा उसके बाद. ओके, बात किसने मेडिसिन दिया वो नहीं, आपका प्रॉब्लम कितना बड़े उसके ऊपर डिपेंड है ना. यस. ऐसा है. तो 3 महीने स्वदंशादी घृत भी दे सकते हैं, शतक्षीण अध्याय में जो आया है वो. तो ऐसे मतलब आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि आप महाभूत को बढ़ाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया बात? सर कुछ हेलो यस. हेलो सर, डेंगू फीवर में आवाज कट होता है. या कोई तो कैसे? हेलो सर, हाँ. डेंगू पेशेंट आज सोचना पड़ेगा, मेडिसिन हरड़ू वगैरह कुछ यूज कर सकते हैं, वरांगक यूज कर सकते हैं, और शूल है, शिरशूल है, अंगमृद है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट का सोचना पड़ेगा? क्या मेडिसिन अलग देना पड़ेगा? नहीं, वरांगक वगैरह क्यों यूज करना है? हरलू क्यों यूज करना है? हरलू क्षारधर्मी मेडिसिन है ना. अब बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं रहेगा, बट अम्लधर्मी और क्षारधर्मी ऐसे मेडिसिन रहते हैं. तो अभी ये व्याधि जो डेंगू फीवर है दैट इज क्षारधर्मी व्याधि, तो उसमें तो वरांगक का ये नहीं आता है. हाँ, वरांगक का रोल कब आएगा मैं बताता हूँ आपको. वरांगक का हेलो पेशेंट का प्रकृति जान करके इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रकृति. प्रकृति इज द लास्ट थिंग टू थिंक. ओके, लास्ट थिंग है वो. सोचने वाली बात लास्ट में है प्रकृति के बारे में, पहले नहीं सोचना है. बिकॉज इसमें डिप्लीशन इतना जल्दी जल्दी हो जाता है ना, आपके पास समय नहीं रहता है. तो पहले व्याधि के प्रभाव को कम करना है आपको. प्रकृति तो मतलब इट्स वेरी वेरी टर्शरी लेवल, पहले प्राइमरी लेवल का सोचो ना. हेलो सर. तो एक मिनट. हाँ, वरांगक का रोल कब आएगा? जैसे अभी मैडम के केस में अगर स्प्लीनोमेगाली दिखती है पेशेंट को, तो वह और अग्निमांद्य है, उसके बाद जब आया हुआ है 2 महीने उसके 3 या 4 महीने के बाद, उसके बाद क्या होगा कि उसमें सोचना पड़ेगा कि अग्निमांद्य तो है, स्प्लीनोमेगाली है क्या? तो स्प्लीनोमेगाली कम करने के लिए 10 और 2 बजे शहद के साथ वरांगक क्षार यानी विडंगादि क्षार, चरक चिकित्सा स्थान 13, उदर चिकित्सा में प्लिहोदर जहाँ पे रेफरेंस है विडंगादि क्षार का, उसको हम लोग वरांगक क्षार ऐसे बोलते हैं पांचभौतिक चिकित्सा में, वो देना पड़ेगा.
वो भी स्प्लिनोमेगाली खत्म होने तक। एक बार आग्नेय मांद्य दूर हो गया तो आपको तुरंत स्विच करना है रजनी योग के ऊपर। तो ये आता ही नहीं है संबंध में, यहाँ पे डेंगू में एक्यूट स्टेज में। जब मतलब 7-8 दिन के बाद आया है पेशेंट और उसका कंप्लेंट्स कम नहीं हो रहा है, उसके बाद ही पेशेंट अपने पास आते हैं, तो यही मेडिसिन रहेगा, परिपाटी काढ़ा, रजनी योग, श्वदनौषधि गुगुल, यही मेडिसिन रहेगा। उसमें हेलो वरांगा सर। खरलू आएगा ही नहीं, फल त्रिकादी आएगा ही नहीं। हेलो नमस्कार सर, मैं यम्बल बात कर रही हूँ। हाँ, गर्भिणी अवस्था में अगर डेंगू आ गया तो यही चिकित्सा काम आएगी यस क्या, यस उसमें यस, देना पड़ेगा? बिकॉज देयर इज नॉट एट ऑल हार्म टू बेबी हम लोग के चिकित्सा में। हाँ, यहाँ पे वरांगक यूज करते हैं या क्षारधर्मी, कोई उष्ण क्षारधर्मी जाने दीजिए, पर उष्ण गुणधर्म का कोई अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर दिक्कत आती है फीटस के डेवलपमेंट में। और फीटल के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डेंगू फीवर में क्या होता है, जिस गर्भिणी को होता है प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गर्भाशय की धारण क्षमता कम हो जाती है, मतलब वहाँ की पृथ्वी कम हो जाती है। तो पृथ्वी क्या करती है, धारण करती है उस गर्भ को। तो गर्भाशय में उष्णता की वजह से वहाँ के गर्भाशय के जो स्नायु है वो शिथिल हो जाते हैं। इसको आपको कैसे समझना है, अग्नि है, मतलब आग के पास अगर आप प्लास्टिक की बोतल लेके जाएंगे तो क्या होगा, पहले वो शेप चेंज होता है उसका, और मेल्ट होने के बाद उसके टुकड़े गिरते हैं प्लास्टिक के जलने के बाद। तो वैसे आपको सोचना पड़ेगा गर्भाशय शैथिल्य उष्णता की वजह से कैसे आता है। इसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, प्रीटम बेबी। हॅलो. हाँ हाँ सर, डॉक्टर साक्षी बोलतीये. यस, सर ते माझ्या बहिणीला झाला होता ना हिमोरेजिक डेंग्यू, हाँ पुण्याला हाँ ऍडमिट होती ती. तर यस, त्याच्या 8 दिवसानंतर डिस्चार्ज झाल्यानंतर सडन डिमिनिश्ड ऑफ विजन, नाही ग्रॅज्युअली डिमिनिश्ड ऑफ विजन झालं आणि फोटोफोबिया सिव्हिअर झाला. त्याच्यानंतर मग इथं आम्ही पुण्यामध्ये NIO ला ट्रीटमेंट घेतली. तर व्हिट्रियस मध्ये फंगस निघालं आणि ते पोस्टेरियर चेंबरला आलं होतं फंगस. व्हीटीएस काय लक्षात आलं? व्हिट्रियस मध्ये रेटिनाच्या अलीकडं जे ओके फ्लुइड ओके, राहतं हाँ हाँ, ना, व्हीटीएस फ्लूइड, हाँ हाँ, व्हीट्रियस फ्लूइड। अँटेरियर चेंबर आणि पोस्टेरियर चेंबर. तर पोस्टेरियर चेंबर मध्ये फंगस सापडलं. ते आम्हाला वाटलं ते हिमोरेज. मग ते चेन्नईला वगैरे चेक करून ते आता हे ट्रीटमेंट चालू आहे आता तिला. तर इंट्राव्हेनस अँटीबायोटिक्स आणि अँटीफंगल हे 14 दिवस आता चालू आहेत तिला आता. आणि शिवाय व्हिट्रेक्टॉमी करून ते फ्लुइड चेक करायला चेन्नईला पाठवलं, कारण तो फंगस आहे तो साधा कॅन्डिड आहे का मोल वगैरे अशा टाइप मध्ये आहे ते बघण्यासाठी. तर तो नशिबानं तो कॅन्डिड निघालाय. पण इथं आपण काय संप्राप्ती म्हणजे काय हे आता असेल, वो ब्लड पेशेंट कल्चर में वगैरे आपने सगळे निगेटिव्ह आहेत. 8 दिन के ट्रीटमेंट में नाही आता जवळजवळ महिना झाला म्हणजे नाही, तेव्हा ट्रीटमेंट डेंग्यूला. हे दिलेलं का? का आपण पकी वगैरे दिलं होतं, श्वपकी आणि गिरीज होतं. विकी विद्रुम किट्ट दिलं होतं. नहीं, तब मतलब हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तब स्टेरॉइड्स दिया था क्या? हाँ स्टेरॉइड दिया था ना, और डायबिटिक भी है वो. उसकी वजह से वो वहाँ पे हो गया है। हाँ तो तो अभी डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा है वो फंगस कहाँ से वो चला गया वहां पे. वो पोस्टेरियर चेंबर, मतलब पोस्टेरियर चेंबर में चला गया है ना, एंटेरियरली नहीं है, वो सब क्लियर है. लेकिन अभी सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन ही दिख रही थी उसको. तो अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट वो सर्जरी के बाद हो रही है. लेकिन अभी 2 वीक्स के बाद पता चलेगा वो कितनी आती है विजन इससे. वो अभी भी एडमिट ही है हॉस्पिटल में. IV चालू है अभी, उसको एंटी फंगल चालू है अभी. तो क्या होता है ना, जब ये मेडिसिन जब जाते हैं ना तो वही दिक्कत आता है कि फिर से उष्णता बढ़ने लगती है। हाँ वही अभी वो थर्स्ट बहुत है उसको, मतलब पानी ज्यादा पीती है वो, बहुत ज्यादा पानी पीती है. ऐसा है। जब भी आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हो तो आपा जी हमेशा कहते थे कि एलोपैथी मेडिसिन आर क्षारधर्मी, मतलब उष्णता बढ़ाने वाले मेडिसिन है। लेकिन अभी पर्याय है, अभी तो देखो, option ही सी नहीं है. इफ इट इज लाइफ थ्रेटनिंग वी हैव टू गो विथ एलोपैथी। हाँ. नो, और अभी अभी वो CID विट्रियस है, उसमें वहां पे फंगस आया है, ठीक है। हाँ. उसके बाद जब अभी आप डिस्चार्ज होंगे तभी पता लगेगा। स्प्लीन उसकी घन ही है,
और यकृत भी घन है। मैंने परीक्षण किया तो अभी वरांगत अभी तो नहीं जब दे वो सकते हैं ना। डिस्चार्ज होंगे तभी हाँ हम लोग कुछ बोल सकते हैं इसके ऊपर। ऐसे है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये सभी एज के लिए रहता है बेसिकली शक। हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर अंकित बोल रहा हूँ सर। हेलो। 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 हेलो सर, डिस्कनेक्टेड है शायद। आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे पंच भौतिक चिकित्सा के बारे में सर ने इतना डिटेल में ये डेंगू का मैनेजमेंट बताया। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो इसके लिए कोई बुक्स अवेलेबल है क्या, मतलब हाँ कि है जो। ना। हाँ। दातार शास्त्री पांच भौतिक चिकित्सा केंद्र सांगली में है। हम्म। उनका नंबर सर के पास भी है और आपको अवेलेबल हो जाएगा फेसबुक पे वगैरह। उनके ये लिंक्स है, वो ग्रुप है उनका। यस मैम, क्योंकि हम लोग ने तो क्लासिकल टेक्स्ट ही पढ़ा है, तो हम लोग को उस टाइम पे जो है पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में मतलब सुने थे, लेकिन उसके बारे में पूरा हम्म। डिटेल में अगर स्टडी करना नहीं, हो। अभी कोर्स भी है ना उनका, डीपीसीएच का पांच भौतिक ऑनलाइन कोर्सेज भी है उनके। तो आप हम्म। फेसबुक पे आ, सर्च कीजिए, वो मिल जाएगा आपको। सर का एक 1 मंथ ऑनलाइन कोर्सेज भी है आईआईएस के साथ, जिसमें बेसिक कंसेप्ट से लेके सभी चीजें हुई है। सेकंड थिंग, 20 तारीख से हम लोग जो पंचभौतिक चिकित्सा के 3 पिलर्स है, जैसे कि सर ने अभी कहा है, उसके बारे में एक कोर्स हम लेके आने वाले हैं। यकृत प्लीहा मूत्रपिंड विचार, इसमें हम अग्नि संस्थान परिचय, उदर परीक्षण, 3 organ considered, why are these 3 organ considers, यकृत प्लीहा मूत्रपिंड यकृत, यानी मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पंचभौतिक विचार से यकृत कैसे है, यकृत और स्त्रोतस। उसके बाद में कुछ डिसीज जो यकृत रिलेटेड है, जैसे कि ज्वर, मलावस्तंभ, फुफ्फुस शूल, यकृत सिराजल दर्शन, कास, शिरोशूल, प्रतिशय, इनके संप्राप्ति। उसके बाद में प्लीहा का सेम वैसे ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पंचभौतिक विचार, उसमें के जो कुछ डिसीज है उसकी संप्राप्ति, जैसे अग्निसात, ज्वर, क्लम, प्लीहा, स्प्लिनोमेगेली, अंत्रकुजन, कास, अनाह, हृदशूल, आस्यवैरस्यता। उसके बाद में उसके एग्जामिनेशन उसी टाइप से मूत्रपिंड की एनाटॉमी, पंचभौतिक विचार और डिसीज। इस टाइप से हम लोग एक 7 डेज का पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं, जिसमें इन तीनों मेन ऑर्गन्स के बारे में, उसके अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उनका पंचभौतिक विचार, साथ ही उसमें होने वाले डिसीजेस, और उसके साथ में चिकित्सा विचार कैसे होता है उसके बारे में पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो 20 तारीख से ये वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। इसके रिगार्डिंग जो हमने आज का ग्रुप बनाया था, जहां पर लेक्चर की लिंक डाली थी, उसके वो भी पूरा हम डिटेल्स में लेने वाले हैं। तो ये एक कोर्स है सर का अवेलेबल। साथ ही साथ एक 1 मंथ कोर्स है जिसमें हमने पूरी चीजें ली है, जैसे कि पंचभौतिक महाभूत से लेके, उनके उत्पत्ति से लेके, उनके गुणों से लेके, डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट, और साथ में जो सर ने बोला है कि जो कल्प यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग। हाँ सर ये सर, आप ऑनलाइन है या कंटिन्यू। ऑफलाइन? हाँ सर, ये ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन। दोनों भी ऑनलाइन कोर्सेस रहेंगे। हेलो। हाँ यस हेलो। सर। हाँ। हाँ सर, आवाज। हेलो। हाँ, दोनों भी ऑनलाइन ही कोर्सेस रहेंगे। एक 8 दिन का है एंड सर। देन दैट वन इज 1 मंथ, ऐसा। सर बेसिक पांच भौतिक हमने नहीं किया पहले, इससे पहले। तो फिर 8 दिन के कोर्स के लिए नहीं ले सकेंगे ना सर? बेसिक पहले करना पड़ेगा ना? उसमें बेसिक ही है, क्योंकि यकृत प्लीहा मूत्रपिंड अगर नहीं समझा ना, तो हाँ। पांचभौतिक चिकित्सा समझना बहुत मुश्किल है। मतलब ओके उसमें ओके उदर सर। परीक्षण भी आता है। मतलब वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यू कांट गो एंड विथस्टैंड, ओके। तो उसके लिए तो प्रोसेस ये। है, तो बार बार पढ़ना है। और हम लोग का फुल टाइम सपोर्ट रहता है, मतलब ग्रुप रहते हैं हाँ। पांचों में, वो एक्टिव ही रहते हैं।
मतलब हर कोई केस वगैरह हाँ डालते रहता है वहां पे, और हम लोग को भी हाँ मुझे भी खुद को बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, ऐसा है। हाँ, ठीक है। फिर तो ये 7 दिन का करने के बाद फिर 1 मंथ का ज्वाइन किया तो भी चलेगा सर? यस। ओके सर। ओके। सर आपका कोई स्किन पे भी कोई कोर्स या फिर ऐसा कुछ है क्या? क्या? यानी स्किन इश्यूज है तो उस हाँ पे हाँ कोई हाँ। कोर्स आपने नहीं, डेवलप किया अरेंज है क्या? करने वाले हैं, बट इट विल बी अराउंड इन जनवरी, ऐसा। ओके। बट आपको गाइडलाइन वगैरह अगर चाहिए तो मतलब दिस टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अभी सर ने बोला था। सो फर्स्ट वी आर ओके। कंडक्टिंग दिस वन। और आपने सर बोला क्योंकि है कि इसके डेंगू बिना के लिए आप जो नहीं सोच सकते, स्किन डिसीज हो या जी कार्डियक प्रॉब्लम, आपको जी सोचना है तो आपके पास कुछ बेसलाइन ट्रीटमेंट चाहिए। तो बेसलाइन अगर ट्रीटमेंट ओके चाहिए तो कंसेप्ट क्लियर चाहिए, कंसेप्ट क्लियर चाहिए तो बेसिक्स चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ साइकिल। और हेलो। यस। यस। हेलो सर, मिक्स प्रैक्टिस करती हूँ मैं, आयुर्वेद भी और जीपी भी, तो इसमें यूज अच्छा होगा ना सर? देखो, मेरा अभी तक का जो अनुभव है ना, मतलब लास्ट 7 ईयर से वी आर टीचिंग। ओके। सो द थिंग इज कि मतलब जैसे ही मुझे कंसेप्ट पता चला पांचवती का, मतलब 2014 से मैं ड्यूरिंग माय एमडी आई वाज रीडिंग, आई वाज गोइंग थ्रू दिस पांचभौतिक चिकित्सा, और मेरा रसशास्त्र में एमडी है। सो मैं क्यों बता रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। तो अभी तक का जो हम लोग का अनुभव है लास्ट 6 to 7 years टीचिंग का, तो उसमें हम लोग को इतना ही पता चला है कि जितने भी जीपीज है ना, हम्म। ज्यादा करके वही टर्न हाँ। अराउंड सडन करते हैं प्रैक्टिस, एंड देयर प्रैक्टिस इज फ्लरिश्ड, यस ब्लॉसम सर। ब्लॉसमिंग प्रैक्टिस है, ओके ओके ऐसा है। ओके। क्योंकि अगर प्री बहुत ज्यादा पहले ही भर चुके हैं तो वो इरेज करने के लिए नॉलेज कठिन होता है। जैसे आज के काफी सारे कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को नए लगे होंगे कि हाँ उष्णता की पहले चिकित्सा बहुत। करनी है, ये वो, ऐसा। और बहुत ज्यादा सुवर्णकल्प बिल्कुल नहीं था एक भी, तो हम्म। दिमाग में बहुत ऐसा झटके लगते हैं कि अरे बाप रे, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैंने तो ये सोचा था। हम्म। तो कॉस्ट हम्म। इफेक्टिव अगर करना है तो जीपी के जैसे सोचना पड़ता है। हाँ हाँ। बट द पांचोदिक चिकित्सा इज नथिंग बट द आयुर्वेदिक जीपी। यस सर। थैंक यू सर। एनीवन still having doubt regarding the topic or course? सर यू तुम्ही आता आयुर्वेदिक हाँ। सर डॉक्टर पाटील बोलते मी. नमस्कार हेलो। सर. हाँ हॅलो. हाँ हाँ, बोलो। सर डेंग्यूमध्ये रॅशेस आहे येतात तर त्याच्यावर काय आपका आवाज चिकित्सा बहुत लो करणार? आ रहा है। सर डेंग्यूमध्ये अर्टिकेरिया रॅशेस येतात तर यस। त्याच्यासाठी काय चिकित्सा देऊ शकतो आपण? नहीं, रैशेस आणि ये जो डेंगू में जो रैशेस आते हैं ना, तो वो ज्यादा मतलब हमेशा आपको ईचिंग रहता है ऐसा नहीं रहता है, बट रेडिश पैचेस दिखते हैं। बट ईचिंग दिखेगा ही ऐसा नहीं है। ओके। तो ईचिंग अगर रहता सपोज, तो हम लोग सोच सकते थे कि कफ का कुछ तो प्रादुर्भाव है, बट मोस्टली इसमें ईचिंग नहीं रहती है, सिर्फ पैचेस दिखते हैं और वो स्किन के लेवल पे रहते हैं। ओके। तो यहाँ पे भी वही मेडिसिन कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। यही मेडिसिन है, श्व ही मेडिसिन है, ये सर हमेशा याद रखो। सर और आपको स्वदृष्टांत अगर, ओके सर थँक्यू. हाँ, यस। सर स्वदृष्टांश गुंगुल के द्रव्य कौन से हैं? हेलो, श्वद औषधि गूगल का क्या? महत्व के द्रव्य कौन से हैं? नहीं, अपना वही है, त्रिफा त्रिकटु, और ये है उसमें क्या बोलते हैं, भावना द्रव्य में चेंज किया है, लकड़ी पाषाण है, धमासा है जो ब्रह्महारी वर्ग में आता है, मतलब अच्छा भ्रम को कम करने वाले इसमें आता है। वो ना, ये हाँ, सब मेडिसिन आपको पांचों चिकित्सा भाग 1 और 2 में मिलेंगे। अच्छा ऐसा रिटर्न एक फॉर्मेट में है, वो हाँ, इंडिकेशन है उसके, बस उसकी संप्राप्ति समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। इसीलिए पांचोतिक में मेडिसिन बहुत कम लगते हैं। ओके सर. मतलब ओपीडी में से हम
मेडिसिन हम लोग लिखते सिर्फ 3 या 4 ही है केस ओके पेपर पे। एंड इट मतलब जो 3 या 4 मेडिसिन का टोटल जो डोज है, टोटल डोज, हाँ वो जो पैरासिटामोल का 650 mg का जो डोलो का डोज है उससे हाँ इक्विवेलेंट या उससे भी कम होता है, 1 हफ्ते का डोज। मतलब आप सोच अच्छा सकते हो कि कितनी कम मात्रा में हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं। और ओके अगर मैं 8 साल से कर रहा हूँ या बहुत सारे सीनियर प्रैक्टिशनर अगर 40-40 साल से अगर कर रहे हैं, तो अगर रिजल्ट मिल रहा है इसके लिए कर रहे हैं, करेक्ट? ओके नहीं तो नहीं करते, नहीं तो ये लुप्त हो जाता ना अगर रिजल्ट यस नहीं आते तो। सर Sir, डॅश how मध्ये to पटोलादी वापरू understand शकतो नाद का आपण? परीक्षा? पटोल से अच्छा है ना, इसमें आपको कैसे सोचना है कि ये जो उधर द कंडू कोट जैसा जो है ना कंसेप्ट, तो ऐसे आप अगर सोचेंगे ना तो श्योर से काम हो जाएगा आपका। मतलब उधर द कंडू कोट में क्या होता है कि ये जो त्वगत दोष जाते हैं, ठीक है, और वहां से अगर आपको निकलना है बाहर बाहर, तो मूत्रस्य क्लेद वहनम। ओके, तो क्लेद जब निकल जाएगा ना तो रैशेस अपने आप कम हो जाएंगे। आपण तिथे हरळू ऐसा वापरतो ना सर? हरळू पण वापरू शकतो आणि श्व पण वापरू शकतो, कारण हमारा जो अभी संप्राप्ति हो रहा है ना वो हिमोरेजिक है। अगर हाँ ये हाँ आमजन्य होता तो मैं हरलू यूज करता डेफिनेटली। तो अब हम्म, मेरा नॉर्मल उधर द कंडू कोट में ट्रीटमेंट क्या रहता है? फल पटोल, फल 6-6, पटोल 10-2 और हरलू 2-6, ऐसा मेडिसिन रहता है धनिया पानी के साथ। ओके, ऐसा एक जनरल कॉम्बिनेशन है, फल पटोल और हरलू, ऐसा। और वही प्रमेय में देखेंगे तो फल 6-6, 10-2 पटोल और आपान काल में हरलू, ऐसा है। समझ में आया बात? हाँ और थैंक यू। सीवियर कोट कोट अगर रहेगा, मतलब उदर्द और शीत पित्त के आगे गए ये केस, ठीक है, शीत पित्त और उदर्द के आगे गई प्रिस्क्रिप्शन, फल 6-6 पटोल व्यानोदान 10-2 लघु सुच्छेकर और 2 और 6 बजे हर लो, ऐसा रहेगा, अच्छा ऐसा। मतलब ये पोटामध्ये जास्त मतलब वही तो पित्ताचा है ना विचार कि करतो का आपण? हाँ पोटामध्ये हाँ, पोट में ज्यादा पित्त का विचार है क्या? पित्त का नहीं, कफ का ज्यादा विचार। कफ मतलब कफानुबंधी पित्त रहता है उसमें, ऐसा। और डेंगू के बारे में कुछ आपको कुछ पूछना है? अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग। और या कोर्स के बारे में, मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन? यस सर मुझे One पूछना था। question I ओके, wanted to ask, sir. यस Kshar Dharma you said. So Kshar Dharma is Ushnata because यस यस usually Kshar यस we यस, think it as a alkaline. हाँ So हाँ, यस। so can you So explain that? alkaline, if you are saying that the क्षार is alkaline, so I am talking about dharma. Dharma means which is ध्रुव धारयति, मीन्स जो धारण करके रखता है, जो उसका स्वभाव है, उसको धर्म बोलते हैं, करेक्ट? Right, तो right. क्षार धर्म एंड अम्ल धर्म का भी अपना एक लेक्चर है 2.5 आवर्स का यूट्यूब के ऊपर, रसशिवम पांचोदिक चिकित्सा। इफ यू टाइप ऑन द यूट्यूब you will find the relative lectures, number of lectures are there, so you can go through that. Okay. And I will request everyone ki uh, you first go through that channel, okay? Or some of the lectures will be sent by Dr. Lalit Heda sir, he will be sending you, but first you just go through, test that the topic, okay, then you will come to know. And the answer is for your query ma'am ki क्षार अल्कलाइन is अव्याप्ति of क्षार धर्म. That means कि alkaline nature of that component or that dravya is just one of the component of it. समझ में आया बात? मतलब हर Okay. बार Yeah. अल्कलाइन इज इक्वल टू क्षार धर्म ऐसा नहीं है, इट कैन बी, ऐसा है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्षार धर्म इज रिप्रेजेंटिंग तेज प्लस वायु, Okay. एंड अम्ल धर्म रिप्रेजेंटिंग पृथ्वी प्लस आप। दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। Okay. एंड क्षार धर्म इज पाचन, वॉट एवर यू आर रीडिंग राइट नाउ कि ये पाचन है, चित्रक है पाचन है, भल्ला तक पाचन है, जीरक पाचक है, ठीक है, ये जितने भी पाचक है दैट ऑल आर क्षारधर्मी मेडिसिन। और जहां पे दीपन वर्ड आएगा निघंटू में या संहिताओं में,
रिगार्डिंग दैट प्लांट प्रॉपर्टीज, तो वो सब आम्लधर्मी मेडिसिन. ओके ओके, ओके थैंक दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड. क्षार धर्म मतलब होली में जो अग्नि लगती है ना वो, और आम्ल धर्म की अग्नि मतलब जो दिए में अग्नि लगती है ना, दिए में दिया जलाते हैं हम लोग, या तो वो उसको देखने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं. यस और होली के बाजू में आप स्टैंड कर सकते हो ज्यादा देर, 3 मिनट या 4 मिनट के ऊपर. नहीं नहीं एग्जैक्टली. तो दैट फीलिंग इज क्षार धर्म. ओके ओके या ओके. सर के चैनल सर हाउ टू अंडरस्टैंड सब ग्रुप में डालेंगे. नादा परीक्षा देन. So it is the somewhat practical aspect. So we will understand that, but this is not a topic to discuss right now. I'm extremely sorry, but we are touching this topic in this upcoming workshop. Okay. सर चिकनगुनिया में भी सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा Yes, yes, मतलब yes. थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं उसमें. सो उसके लिए ना आप यूट्यूब के ऊपर संदीप सर ने और मतलब तिरमारे सर और मंजीरी मैम का एक लेक्चर है, वो आप जस्ट गो थ्रू दैट. इट्स अ वंडरफुल सेशन बेसिकली, जस्ट अ वंडरफुल सेशन. सर तुम्ही आयुर्वेदिक जीपी आहे असं म्हणालात मगाशी बोलताना, तो मला मुद्दा नाही कळाला. आयुर्वेदिक जीपी मतलब कि ये पंचमहाभूत है, करेक्ट. तो पांचोतिक में क्या देखना है हमें कि कौन से महाभूत बड़े हैं और कौन से महाभूत को कम करना है, करेक्ट. या कौन से महाभूत कम हुए और कौन से महाभूत के गुणों की वृद्धि करना है. तो यहाँ पे क्या गुणों की वृद्धि करना है. सो दैट सेट ऑफ मेडिसिन विल गो इन दैट पेशंट. दैट्स इट. कॅज्युअली बोलला मी, असं नाही की ते आयुर्वेदिक जीपी आहे. अच्छा अच्छा हो मी तेच म्हणजे ते एकदम मला क्लिअर नाही झालं म्हणून विचारलं मी. नाही नाही हरकत. येस थँक्यू सो मच. छान झालं सर लेक्चर. Thank you. चलो now we will end the meeting and sir will be Sir, sending you the link also. हा. सर एक क्वेश्चन मंजिरी मॅडमचं कोणतं लेक्चर तुम्ही म्हणत होता? ते रसशिवम पांचोतिक चिकित्सा याच्यावर तुम्ही टाकलं म्हणजे रसशिवम पांचोतिक चिकित्सा, जस्ट टाइप ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट द नंबर ऑफ लेक्चर्स. ओके. 5 मिनट वाले भी लेक्चर है, 2.5 घंटे वाले भी लेक्चर्स है. सर स्पेसिफिक लेक्चर सांगितलं ना तुम्ही? येस येस आहे ना त्याच्यात. त्याचं चिकुनगुनिया लिहिलंय मी. ओके. चिकुनगुनिया एंड पांचोतिक विचार. यस. और उसके ऊपर दोनों का नाम भी है, मंजीरी मैम एंड तिरमारे सर. ओके ओके सर, थँक्यू. येस. सर एक क्वेश्चन होता बस. हाँ सर ही पंचभौतिक चिकित्सा करताना आपल्याला पंचकर्माचा विचार करायचा आहे की नाही? अभी हम जो पंचकर्म का विचार करते हैं ना, वो भी पांचोतिक दृष्टिकोण से ही करते हैं. बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पंचतिक्तक क्षीरघृतबस्ती हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे केसेस में. प्रवाहिका में कर रहे हैं, आंखों के प्रॉब्लम में कर रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रे हेयर एंड ऑस्टियोपोरोसिस में तो कर ही रहे हैं, या मुखपाक में कर रहे हैं, या जहां पे भी सीवियर उष्णता दिख रही है वहां पे सभी जगह पे कर रहे हैं. बट पांचोतिक के दृष्टिकोण से जो भी पंचकर्म, अगर मुझे अनुवासन बस्ती देनी है तो आई नो कि मुझे स्निग्ध गुण बढ़ाना है शरीर में, बहुत ज्यादा रुक्षता है, तो दैट वे वी आर थिंकिंग इन दैट लॉजिक. ऐसा है. या बस्ती का काल भी आप डिसाइड कर सकते हो, कब देना है अनुवासन बस्ती मुझे, या मात्रा बस्ती कब देना है. 4 से 6 के बीच में देंगे तो दैट यू नो कि वायु प्लस आकाश महाभूत बढ़ा है शरीर में, सो उसके गुण कम करने के लिए मुझे 4 या 2 से 6 के बीच में मात्रा बस्ती देनी होगी. सो दिस इज द पांचोतिक कंसेप्ट बिहाइंड इट. ओके. सर मेरी बेटी को 2 बार डेंगू हुआ है, तो उनको ये कितने दिन देना चाहिए? परिपाठादि, रजनी और अश्व आपने मैम बोला है. जस्ट ये क्या करो ना कि आप जस्ट सेंड मी द केस डिटेल्स. ओके. मेरा नंबर तो रहेगा ना आपके पास, अभी आया रहेगा शायद, just typing over here, so just note down this number and you can send me your queries also, or you can ask me that group also, okay, directly anytime. Okay, so we will be ending the session right now, so thank you. 17 तारीख के लेक्चर का भी एक बार टॉपिक बोल देते. 17 तारीख के लेक्चर का भी एक बार टॉपिक बोल देते. 17 तारीख का जो टॉपिक है दैट इज यकृतप्रिया मूत्रपिंड का एक इंट्रोडक्शन रहेगा. And one case we will discuss ki how we are thinking and why it is important to think all these 3 organs. Okay.
So that will be the must attend lecture. Okay. Chalo. So hope you will join on that lecture. We will be meeting there then. Okay. Sure, sir. Thank you, Okay. sir. Yes.